खम्मा घनी सा बाई सा सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रात को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी 12 बजने में थोड़ा ही टाइम है, तो एक छोटा सा वीडियो लेंगे, उसके बाद फुल फ्लेजेड वीडियो आपको आएगा। इसमें हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एसीएफ एग्जाम जो 20 सितंबर को है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स, जो टॉपिक्स लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी फैक्ट्स पॉइंट से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बारे में आप सब जानते हैं, आरएएस इंटरव्यू 2 बार फेस किया है मैंने, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। प्रीलिम्स मेंस कैसे क्लियर किया जाए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है। तो ये सारा एक्सपीरियंस बच्चों आप सबके लिए है। इसको कहाँ यूटिलाइज करोगे, यहाँ पे कर रहे हो एक सिस्टमेटिक और ज़्यादा डिटेल पढ़ाई करने के लिए टारगेट आरएएस बैच है मेरा। इसका अभी नया पार्ट जो है हमने स्टार्ट किया है, इसी आज से ही शुरू किया है मैंने। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम 2 अलग बैचेज हैं। एसीएफ पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल के मेरे कोर्सेज हैं, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है और ये सारी चीज़ें, इन सब में बच्चों 10% डिस्काउंट के लिए ये मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज़ करेंगे आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट रहता है मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो, ताकि यूट्यूब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, और यूट्यूब को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई आपको डिटेल्स पूछनी हो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी 12 बजे नहीं है, मैंने स्टार्ट कर दिया फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान। थोड़ा सा लेट आ रहा है, आपके पास थोड़ा सा काम हो गया था मुझे, उसकी वजह से लेट हो गई मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान डे हम कब मनाते हैं? इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को। राजस्थान डे हम सब मनाते हैं 30 मार्च 1949 को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को इस दिन राजस्थान डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका चलो अभी डिटेल भी आएगा वैसे। हाँ, 30 मार्च राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है ना, जो एकीकरण हुआ था, उसकी ये 4th स्टेज बनाता है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को उसकी कौन सी स्टेज बनाता है? 4th स्टेज बनाता है। ये अभी डिटेल में आएगा, मैं करवाऊंगी भी। ठीक है, तो इससे पहले 30 मार्च 1949 से पहले हमारे राजस्थान का क्या स्टेटस था? रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासत होती थी, उनके राजा होते थे। ठीक है, कितनी रियासतें होती थी? 19 रियासतें होती थी। ठीक है, और रियासत का जो छोटा एरिया होता है, जहां पे जैसे ठाकुर होता है, शोले मूवी देखिए ना, कौन सा ठाकुर था? वो गब्बर ठाकुर। एक छोटे इलाके, गांव, एक छोटे एरिया का, रियासत बड़ी होती है, ठिकाना छोटा होता है। तो उसको क्या बोलते थे? उस एरिया को हम लोग चीफशिप या ठिकाना बोलते थे। क्या बोलते थे? ठिकाना। तो ठिकाने कितने थे उस टाइम पे? 3 ठिकाने थे। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा। लावा हमारा टोंक में है, निमराना हमारा अलवर के अंदर पड़ता है। तो ये 3 ठिकाने थे, कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा। क्लियर है? एक जो है क्या होता था, जैसे आजकल हमारी दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो उस जमाने में भी एक यूनियन टेरिटरी टाइप होता था, जिसको ब्रिटिश सरकार खुद संभालती थी। तो वो है एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसको बोलते हैं। इसको डायरेक्टली कौन हैंडल करता था? चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस इसको बोलते हैं। और ये कौन सी होती थी? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी होती थी? अजमेर मेरवाड़ा। तो यहां तक क्लियर है? 30 मार्च 1949 से पहले, राजस्थान के एकीकरण की 4थी स्टेज से पहले, हमारा राजस्थान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रिंसली स्टेट, चीफशिप या ठिकाना, और उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, कितने नंबर है इनके? आप ऐसे याद करो, 19 + 3 + 1। 19 प्रिंसली स्टेट्स हैं, 3 ठिकाने हैं, निमराना, लावा, कुशलगढ़, और एक हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर है यहां तक सबको? उसके बाद आगे देखते हैं। 30 मार्च 1949 को ये डेट आ गई, इस दिन राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस स्टेप में हुआ क्या था? इस स्टेप के अंदर तीसरी स्टेज तक हमारा बन चुका होता है यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान यानी कि संयुक्त राजस्थान बन चुका होता है तीसरी स्टेज तक। इसके अंदर, ठीक है, 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी जाती हैं। 4 बड़ी बड़ी रियासतें कौन कौन सी? एक तो हमारी राजधानी जयपुर, दूसरी जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर संभाग के हिस्से हैं, और तीसरी एक हमारी बीकानेर, चौथी एक हमारी बीकानेर। तो चौथी स्टेज में 4 रियासत यूनाइटेड राजस्थान में मिला दिए जाते हैं। उन चारों में से 3 का नाम तो ज से ही स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद करो। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जालोर नहीं आएगा, वो छोटा है, वो अलग एक साइड में पड़ा हुआ है, तो उसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, कि जयपुर तो राजधानी है, वो तो आनी ही आनी है। जैसलमेर आएगा, जोधपुर आएगा, एरिया वाइज बड़ा है। जालोर जो है छोटा है, इस साइड पड़ता है, ये नहीं आएगा।
ठीक है, चौथी स्टेज में ये 3 इलाके और एक हमारा बीकानेर, तो ये चारों मर्ज कर दिए जाते हैं यूनाइटेड राजस्थान से। अभी के लिए इतना याद कर लो, फिर किसी वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन भी आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हुआ। तो 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उससे पहले ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, बहुत सारी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो कुछ इसमें अलायंसेज हुए ब्रिटिश सरकार के प्रिंसली स्टेट्स के साथ, रियासतों के साथ कुछ एग्रीमेंट टाइप हुआ। ठीक है, या फिर ये कहें ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के ऊपर थोपी है ये चीज, तो वैसा कुछ कुछ हुआ। तो उसमें से एक संधि है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब अपने किसी भी रियासत को अपने अधीन कर लेना। सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब होगा? सब्सिडरी, तुम हमारे सब्सिडरी हो, सबऑर्डिनेट हो तुम हमारे। ठीक है, तो ये स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1798 टू 1805 ये हमारे वो रहे थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेल्सले, ठीक है, ये याद कर लो। इसके अंदर क्या होता था, किसी भी रियासत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति और बाहरी सुरक्षा ब्रिटिश हैंड्स में चली जाएगी। और इसका खर्चा कौन उठाएगा? रियासत उठाएगी। आपने जैसे झांसी की रानी ड्रामा देखा हो या वो देखा हो, उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट आके उनके महल में जाके पहुंच जाता था। ठीक है, तो वो उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे, वो रहेगा। और उस राज्य की, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे क्या होता था, आपस में भी लड़ाई होती थी। ठीक है, राज के लिए, राज्य अधिकार के लिए आपस में लड़ाई होती थी। अगर किसी रियासत को लगता था कि मैं कमजोर हूं इस वाली रियासत से, तो वो उससे बड़े की गोदी में जाके बैठ जाता था। जैसे पाकिस्तान देखा है ना, हमेशा अमेरिका हमेशा उसके साथ रहता था। तो पाकिस्तान को कभी चाइना मिल जाता है, कभी अमेरिका मिल जाता है, इस तरह से दूसरों की गोदी में खेलता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था कि फिर यहां पर भी रियासतों ने मजबूरी में किसी बड़े का हाथ थाम लिया। किसका थाम लिया? ब्रिटिशर्स का हाथ जो है ऐसा थाम लिया। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो इंग्लिश रेजिडेंट जो है उस रियासत के अंदर अपॉइंट कर दिया जाता था। तो ये सब्सिडरी अलायंस होती थी। किसने शुरू की? वेल्सले ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान रहे हैं, जरूरी है ये जानना। उसके बाद ये क्यों जरूरी है हम देखेंगे अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। हम देखने वाले हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान में पहली सब्सिडरी अलायंस किसने साइन की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने साइन की? ठीक है, तो पहली सब्सिडरी अलायंस साइन की भरतपुर के महाराणा रंजीत सिंह ने। भरतपुर के महाराणा रंजीत सिंह ने किस दिन की? डेट भी देख लीजिए एक बार, 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेल्सले के साथ ही। लॉर्ड वेल्सले का जो कार्यकाल है ये 1798 से 1805 का है। तो ये संधि हमारी कब साइन हुई है? 1803 में, 29 सितंबर 1803 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो साइन की वो कुछ फीचर्स पे साइन की, सारे फीचर्स नहीं माने, सारे इसके जितने भी फैक्ट्स थे वो नहीं माने। तो डिटेल्ड सब्सिडरी अलायंस किसने साइन की? अलवर प्रिंसली स्टेट ने। तो दोनों ही रियासतें कौन सी हैं? देखो अल्फाबेटिकली, बी से भरतपुर और ए से अलवर, दोनों की दोनों ये जो रियासतें हैं ये हमारी इसका पार्ट बन रही हैं। मत्स्य संघ याद है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो पहले भरतपुर ने साइन की, दूसरे नंबर पे अलवर ने साइन की है। ठीक है, ऐसा इसको याद कर लेना। अलवर ने भी 1803 में ही की है, बस 1-1.5 महीने के बाद ही कर ली थी, 14 नवंबर 1803 को। ठीक है, चिल्ड्रंस डे जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन साइन की है, 14 नवंबर 1803 को। यहां तक क्लियर है? राजस्थान की सब्सिडरी अलायंस, पहली सब्सिडरी अलायंस भरतपुर ने साइन की, भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने साइन की 29 सितंबर 1803 को। उसके बाद अलवर ने साइन की, अलवर ने कब की? 14 नवंबर 1803 को ये साइन की। एक और अलायंस होता था, वो था सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंदर बाहरी सुरक्षा, विदेश नीति और एक इंग्लिश रेजिडेंट जो है वो उस रियासत में आके रहने वाला है। ठीक है, सबऑर्डिनेट अलायंस। सबऑर्डिनेट अलायंस था पूरा बहुत ही ज्यादा अपने अधीन कर लेना। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर के आए थे? लॉर्ड हार्डिंग लेकर के आए थे। ठीक है, ये याद रख लेना। सबऑर्डिनेट, सॉरी सब्सिडरी नहीं, सबऑर्डिनेट अलायंस कौन लेकर के आए थे? लॉर्ड हार्डिंग लेकर के आए थे। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, ये सब्सिडरी अलायंस किसने साइन किया? अब याद करोगे मुश्किल होगा याद करना, मुश्किल नहीं है कि ये जो जितनी भी शुरू शुरू की संधियां हुई है ना, ज्यादातर पूर्वी राजस्थान में हुई है या इधर हुई है, हाड़ौती में हुई है या मत्स्य संघ में हुई है, ऐसा करके याद कर लो इसको। ठीक है, तो मुश्किल नहीं लगेगा। तो पहली जो की है वो करौली के राजा ने की नवंबर 1817 में। करौली के राजा ने की कब? नवंबर 1817 के अंदर। डिटेल्ड सब्सिडरी अलायंस कोटा के राजा ने की, जिनका नाम था झाला जालिंग सिंह, सबको पता होगा मुझे लग रहा है ये नाम।
झाला जालिम सिंह जी ने, इन्होंने कब की? 1823 के अंदर, ठीक है, 1823 में सिरोही ने की है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो डिटेल्ड जो है कि किन किन ने साइन की है, याद कर रहे हो? सबऑर्डिनेट अलायंस, सबऑर्डिनेट अलायंस मतलब बहुत ज्यादा अपने अधीन कर लेना। अब जो है अधीनता जो है सिर्फ उस तक निर्भर नहीं रहेगी, मतलब बाहरी सुरक्षा तक या विदेश नीति तक या फिर एक रेजिडेंट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगी रियासतें ब्रिटिशर्स के ऊपर। लॉर्ड हार्डिंग ने इसको साइन किया। पहली जो साइन की करौली ने 1817 में, दूसरी साइन की कोटा झाला जालिम सिंह ने, और उसके बाद सिरोही ने साइन किया 1823 में। तो एक बार इनका डिटेल देख लेते हैं, मैप के ऊपर किसने कब कब साइन किया। देखो, सब्सिडरी अलायंस जो है, जो लॉर्ड वेल्सले लेकर आए थे, वो सबसे पहले भरतपुर ने, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने साइन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे अलवर ने साइन की 1803 में, ये हुई थी 14 नवंबर को, और ये हुई थी 29 सितंबर को, ठीक है। और ईयर कौन सा है? 1803। अब दूसरे पे आ जाओ, सबऑर्डिनेट अलायंस। सबऑर्डिनेट अलायंस साइन की पहले करौली ने, करौली के बाद डिटेल साइन की किसने? कोटा ने, और कोटा के बाद किसने साइन की है? सिरोही ने 1823 में, ठीक है, सिरोही ने 1823 में, और ये जो साइन हुई है 1817 के अंदर। तो एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स की संधियां हो रही थी, ये किधर हो रही थी? या तो पूर्वी राजस्थान में, और एक ये है जो कि पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, सिरोही के अंदर हुई है। तो मैप से आपको जल्दी याद हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर के आए? वेल्सले लेकर के आए। सबऑर्डिनेट अलायंस कौन लेकर के आए? लॉर्ड हार्डिंग लेकर के आए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही होगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो आपके लिए एक अलग से सेशन लूंगी, इसके नोट्स बनवा रही हूं मैं हिंदी में, टेंशन मत लेना, ठीक है। जितना समझ में आए उतना अभी रख लो, और फिर हिंदी के अंदर आपको अलग से भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद इसमें सबऑर्डिनेट अलायंस का एक अलग फीचर था, खिरज। खिरज, इसके अंदर सबऑर्डिनेट अलायंस में वो क्या लेते थे? खिरज वसूलते थे। खिरज क्या होता था? अब जो है ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया था राजस्थान की रियासतों से, पहले नहीं होता था। पहले तो ये सिर्फ ये था, सुरक्षा का खर्चा, विदेश नीति का खर्चा वो उठाएंगे, और उस रेजिडेंट का खर्चा उठाएंगे। अब क्या है, टैक्स जो मिलता था, राजाओं को जो कर मिलता था जनता से, उसके अंदर हिस्सेदारी मांग ली गई सबऑर्डिनेट अलायंस में, और उस हिस्सेदारी को हम लोकल भाषा में अपनी टर्म क्या बोलते हैं? उसको हम लोग खिरज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खिरज बोलते हैं। क्लियर है? एक तीसरी संधि और करा रही हूं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी से स्टार्ट हो रही है। किसने स्टार्ट की? ये सबको आता भी होगा जहां तक मुझे लग रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने साइन की, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबको पता होगा ये तो। इसके अंदर अगर किसी भी राजा को अपनी खुद की संतान नहीं होती थी, अगर वो दत्तक संतान ले लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे किसी बेटे को, तो उसकी पूरी रियासत पे कब्जा ब्रिटिश सरकार कर लेती थी। वो नहीं मानती थी अडॉप्टेड बेटे को, उत्तराधिकारी नहीं मानती थी, ठीक है, हेयर नहीं मानती थी, सक्सेसर नहीं मानती थी। तो इस तरीके से सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सतारा को अपने कंट्रोल में लिया। सतारा के बाद झांसी, नागपुर, अवध, और ये सारे लिए गए। ये नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल मैं बता रही हूँ, ठीक है। और सबसे लास्ट में अवध जो है ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अपने कंट्रोल पे लिया। पहले नंबर पे सतारा लिया, और दूसरे नंबर पे इन्होंने अवध को कंट्रोल में लिया। कौन लेकर के आए थे? ये लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे। अभी तक क्लियर है इतना? एक जस्ट मैं छोटा सा रिव्यू आपको दे रही हूँ इसका, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति से, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं हम लोग कि 30 सितंबर, ठीक है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान डे सेलिब्रेट करते हैं। उससे पहले राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस क्या था? 19 हमारी जो है वो थी प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी। 3 जो है ठिकाने हुआ करते थे, निमराना, कुशलगढ़, और उसके बाद लावा, और एक जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस होती थी जिसको हम बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा। ये स्टेटस था। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है संधि पे संधि, पॉलिसी पे पॉलिसी लेकर के आ रहे थे, ताकि सारी रियासतों को एक एक करके अपने कंट्रोल में लेकर के आ सके। तो सबसे पहले वो लेकर के आए सब्सिडरी अलायंस, जिसको वेल्सले ने साइन किया। 1803 में राजस्थान ने साइन किया। सबसे पहले साइन किया भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह ने, उसके बाद उसको साइन किया अलवर के राजा ने। 1803 में ही दोनों साइन
हुई। फिर आया सबॉर्डिनेट अलायंस। सबॉर्डिनेट अलायंस में रेवेन्यू भी वसूलने लगे, खिरज भी वसूली जाने लगी रियासतों से। तो इसमें सबसे पहले किसने साइन की? करौली ने साइन की। करौली के बाद साइन की कोटा झाला जालिम सिंह जी ने, और उसके बाद सिरोही ने साइन की 1823 में, और पहले वाली साइन हुई 1817 में। फिर आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी इसको लेकर के आए थे। इसके तहत सतारा, अवध, झांसी, सारे एक एक करके सारी रियासतों को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, जब इस तरह की चीजें होने लग जाती है और ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें चल रहे होते हैं, जनता के अंदर बहुत ज्यादा एक अनरेस्ट टाइप होता है। ठीक है, जनता से ज्यादा ये अनरेस्ट कहाँ पे होता है? ये अनरेस्ट होता है आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर जो मतलब कि आंदोलन की एक आग टाइप चल रही होती है, 1857 की क्रांति। तो इसका कारण क्या था? जो उनको राइफल देते थे वो ग्रीस्ड देते थे। ग्रीस्ड भी किससे देते थे? कि बीफ जो होता है, ठीक है, काऊ का जो मीट होता है उससे, या पिग का जो मीट होता है उससे, वो मतलब उसके ऊपर उसकी कोटिंग होती थी। तो ये जो है हिंदू रिलीजन के भी खिलाफ था और मुस्लिम रिलीजन के भी खिलाफ था। तो ये जो हमारे सोल्जर्स होते थे उस टाइम पे, उनको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज होती थी। ठीक है, तो पहला कारण है ग्रीस्ड राइफल। दूसरा जो उनको आटा दिया जाता था, ये र्यूमर था या सच्चाई थी, जो भी था, इसमें फ्लोर जो है उसमें अंदर ऐसा उनको सुनने को मिलता था कि बोन पाउडर, हड्डियों का चूरा मिला दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो है ब्रिटिशर्स के अटेम्प्ट उस टाइम पे चल रहे थे, जो ट्रेडिशनल कस्टम है उसको जो है वो खत्म कर रहे थे। जैसे अगर उस टाइम पे मान लो सती प्रथा भी बैन हो रही है, तो जो रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स का फोकस हमेशा ही ऐसे था कि अपने धर्म ट्रेडिशन जो है वो भूल जाओ और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को आप लोग अडॉप्ट कर लो। ठीक है, तो ये सारे कारण बने कुछ कुछ 1857 की क्रांति के। फिर चिंगारी भड़की एक दिन। ठीक है, वो दिन कब आया? ये दिन हमारा जो राजस्थान दिवस हम मनाते हैं ना 30 मार्च को, उससे एक दिन पहले का ही है, 29 मार्च, बस ईयर बदल जाएगा 1857 को। ठीक है, मंगल पांडे 34th रेजिमेंट के, ये एक ब्रिटिश सोल्जर जो होता है, ठीक है, उसको मार देते हैं बैरकपुर कैंटोनमेंट में। तो इनका कैंटोनमेंट याद करना बहुत जरूरी है। कहां पे मार देते हैं उसको? ये ब्रिटिश सोल्जर को बैरकपुर कैंटोनमेंट में। ठीक है, 1857 की क्रांति को बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या कहा है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए ये पहला युद्ध था, क्योंकि जब आर्मी खड़ी हो जाती है ना, मतलब सरकार के खिलाफ, तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, फिर जो है रिवोल्ट कहां पे हुआ? ये 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट ने रिवोल्ट जो है वो शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? क्योंकि धर्म के खिलाफ। दूसरा ये क्या हो रहा था, ये जो हमारे इंडियन सैनिक हो रहे थे, उनको ना दूसरे देशों पे, जहां पे ब्रिटिशर्स की और कॉलोनीज बनी हुई थी, वहां पे सर्व करने के लिए भेज देते थे। तो उस टाइम पे 7 समंदर पार जाना एक अपराध माना जाता था। आजकल तो फॉरेन घूमने का शौक है, हम लोगों को क्रेज है कि फॉरेन रिटर्न ऐसे लिखवाना चाहते हैं हम लोग। ये तो कोरोना ने सबको सबके घर में बिठा दिया है, अदरवाइज अब तक तो फॉरेन रिटर्न और ये वो बहुत चल रहा था। ठीक है, सबको बहुत विदेश घूमने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो उस टाइम पे ऐसा लोगों को कोई शौक नहीं था, रिलीजन को लोग मानते थे, तो विदेश में जाना बोला जाता था कि कोई जरूरी नहीं है, 7 समंदर पार जाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। और कहीं कहीं जगह पर हमारे ग्रंथों में उनमें भी लिखा हुआ है, जैसे जितना मुझे याद आ रहा है, कि अगर आप विदेश जाना चाहें, अगर किसी काम से जा रहे हो तो ठीक है, आपका कोई पर्पज है, कोई सॉलिड पर्पज है, उससे जाओ तो जाओ, अदरवाइज जाना विदेश जो है अपराध टाइप, मतलब धर्म के खिलाफ माना जाता था। अपराध तो नहीं कहेंगे, धर्म के खिलाफ माना जाता था उस जमाने की, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति हुई, तो ये हमने 2 डेट यहाँ पे पढ़ी है, मंगल पांडे 29 मार्च 1857, मेरठ कैंटोनमेंट 10 मई 1857। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लो। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई, इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? याद करो, ये जो क्रांति हुई ना, तो बड़ा तेज तर्रार जो बंदा है वो ब्रिटिशर्स ने अपना अपॉइंट कर रखा था, बड़ा ही कनिंग था, बड़ा क्लेवर था, ऐसे करके याद कर लो। तो कौन प्रेजेंट है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग।
और एजेंट टू गवर्नर जनरल, इन्होंने अपने अपने एक एक बंदे अपॉइंट किए होते थे, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उनके मतलब एजेंट मान लो या कुछ भी, मुख्यमंत्री, मैं हायरार्की बता रही हूँ, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो है सारी रिपोर्ट राजस्थान की किसको देंगे, लॉर्ड कैनिंग को देंगे। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में कौन थे, और ये सोच लो कि इनको कानूनी व्यवस्था देखने के लिए लगाया हुआ है, तो लॉ से याद कर लो, इनका नाम आएगा लॉरेंस। नाम क्या आएगा, लॉरेंस। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। याद कर लोगे, दो बंदे याद करवाए मैंने। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बैठा हुआ था, बड़ा चालाक तेज तर्रार लोग बैठा हुआ था, कैनिंग। राजस्थान में इसने बिठाया हुआ था कि तुम्हें कानून व्यवस्था देखनी है, लॉ से याद करो, लॉ से लॉरेंस, ठीक है। तो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है बैठा हुआ था। इतना याद हो रहा है सबको, आप सब लोगों को, ठीक है। अच्छा, फिर जो है राजस्थान के अंदर 1857 का रिवोल्ट मेनली किसका है, मेनली तो आर्मी का रिवोल्ट है, सेना ने विद्रोह किया है। तो हमें ये देखना चाहिए राजस्थान में आर्मी के जो सेंटर पॉइंट्स हैं, जिसको हम कैंटोनमेंट बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड थे। तो राजस्थान के अंदर 6 मेन आर्मी कैंटोनमेंट्स थे। कितने थे, 6 थे मेन। इसके अंदर 2 हमारे अजमेर में लोकेटेड है, 2 हमारे अजमेर में लोकेटेड है, एक हमारा पाली में, एक टोंक के अंदर लोकेटेड है। अब अगर वो छोटा मेरा ट्रिक्स वाला वीडियो देखा हो, राजस्थान का मैप जिसमें मैं कराती हूँ, है ना, तो उससे आपको ध्यान आएगा अजमेर और टोंक एक ही संभाग का हिस्सा है, अजमेर संभाग का, है ना। और दूसरा जो है पाली, ठीक है, और उदयपुर हो गया अलग से, खैरवाड़ा उदयपुर। और एक है हमारा मंदसौर एमपी, जो उस टाइम पे राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान एमपी जो है हिस्सा एक ही थे, ठीक है। तो अजमेर के अंदर 2 लोकेशन कौन कौन सी है, नसीराबाद और ब्यावर, नसीराबाद और ब्यावर, ठीक है। और इसी की जो दूसरी संभाग का पार्ट है टोंक, उसके अंदर है देवली, ठीक है। मंदसौर के अंदर नीमच, MN, मंदसौर के अंदर नीमच। पाली में एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिन याद कर लो, एक बेबी है, ब्रिटिशर्स का बेबी है, पूरा का पूरा पालने में सो रहा है, तो पाली की जगह का नाम याद हो जाएगा एरिनपुरा। और उदयपुर के अंदर जगह का नाम है खेरवाड़ा, ठीक है। तो खेरवाड़ा याद कर लो, उदयपुर को मेवाड़ तो बोलते हैं, मेवाड़ अड़ा अड़ा आएगा इन दोनों में, ये मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ रैंडमली, ठीक है। तो उदयपुर का खेरवाड़ा, ठीक है। 6 आर्मी कैंटोनमेंट समझ में आया, कौन कौन से हैं, एक बार मैप देखते हैं। हाँ, मैप में देखो समझ में आएगा। अजमेर के अंदर 2 हैं, एक है ब्यावर, ठीक है, और दूसरा हमारा है ये क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड भाई, नसीराबाद। नसीराबाद मेन सेंटर है अजमेर में, नसीराबाद और ब्यावर। टोंक के अंदर देवली, टोंक के अंदर देवली। उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा हमारा सेंटर है, ठीक है। पाली के अंदर एरिनपुरा हमारा सेंटर है, ठीक है। 2 3 4 5, एक और रह गया, 1 इज मिसिंग, कौन सा रह गया, हाँ, एमपी में, मंदसौर एमपी के अंदर, यानी नीमच वाले एरिया में, ठीक है। दूसरा सेंटर कौन सा है, नीमच है। तो ये 6 सेंटर्स हैं आर्मी के जो कैंटोनमेंट है। अब इनमें विद्रोह कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। नसीराबाद कैंटोनमेंट से जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो कल आपको हर हाल में मिल जाएगा, और देरी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक घनी घनी राम राम, कमेंट्स देना मत भूलना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।